हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक यूपी एपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जा रहा है तब तक टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हर वो चीज़ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो, चाहे वो कोई महत्वपूर्ण केस लॉज हो, चाहे वो आपका कोई बेहतरीन इलस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, उन सभी चीज़ों के बारे में डिफरेंट फैकल्टीज़ के द्वारा एक एक करके चर्चा की जा रही है। और आज की क्लास में उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ ज़्यादा नहीं सिर्फ कुछ केस लॉज के बारे में चर्चा करनी है जो आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संभावना होती है कि ज़्यादातर केस लॉज आपके प्री में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे जब तक आप इन केसेस का जिक्र नहीं करेंगे तब तक ये माना जाता है कि शायद आपका वो जो आंसर है वो कंप्लीट ना हो। अगर हम प्री के नज़रिए से बात करते हैं तो अब यहाँ पे वो वक्त गया जब आमतौर पर लीडिंग केस को पूछे जाने का दौर था। अब तो जो कल्चर आ रहा है उस कल्चर को अगर बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया जाए तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूपी एपीओ के दृष्टिकोण से आपसे बात करता हूं तो कम से कम भले आपके कोई केस लॉस तैयार हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर वो चीज़ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक जजमेंट के रूप में पिछले 6 महीनों के अंदर पब्लिश की गई है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा जो भी आपके केस आपके आईपीसी के दायरे में आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब पैटर्न हल्का सा चेंज हो चुका है। अब वो आपसे लेटेस्ट पूछते हैं, ना कि वो चीज़ें पूछते हैं जो किसी समय में या किसी ज़माने में एक महत्वपूर्ण रोल के ऊपर बैठा करती थी। अब अगर मैं आज की क्लास की बात करता हूं तो यहाँ आपके सामने जो पहला केस लॉ निकल कर आ रहा है उसका नाम है आपका मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और इसका एआईआर है 1978 और ये जजमेंट आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जितने भी केसेस का जिक्र यहाँ पर आपके साथ किया गया है इन सभी का संबंध सिर्फ और सिर्फ बेल से है, यानी कि इन सभी के अंदर आपको बेल की झलक देखने को मिलती है। अब अगर हम मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस को देखते हैं तो जैसा कि यहाँ पर हेडिंग पे लिखा गया है कि ये सारे केसेस आपके बेल के प्रावधानों से संबंधित है, तो यहाँ पर इतना तो आपको पता चल चुका होगा कि इस केस में ज़रूर एक व्यक्ति की जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई हो रही है और जब उस व्यक्ति की जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई होती है तो आमतौर पर कोर्ट बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस और बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करती है। यहाँ पर एक तरफ कोर्ट की जिम्मेदारी होती है एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी को मेंटेन करना, वहीं दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना और इस बात को इंश्योर करना कि आने वाले वक्त में जब कभी भी इस व्यक्ति को बुलाया जाएगा ये व्यक्ति कोर्ट के अंदर अपनी प्रेजेंस को ज़रूर इंश्योर करेगा। तो आमतौर पे जब भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कस्टडी में रखा जाता है और जब वो अपनी बेल एप्लीकेशन को मूव ऑन करता है तो कोर्ट वहाँ पर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को देखती है, क्योंकि एक तरफ उसको जुडिशियल सिस्टम को भी देखना है और दूसरी तरफ उस व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी का भी ख्याल रखना है। तो आमतौर पर कोर्ट क्या करती है ऐसे केसेस के अंदर, उस व्यक्ति से सिक्योरिटीज़ लेती है। वो बॉन्ड्स के रूप में हो सकता है, वो श्योरिटीज़ के रूप में हो सकता है, वो एक अमाउंट के रूप में हो सकता है। और आमतौर पर यहाँ पे जो भी श्योरिटीज़ या सिक्योरिटीज़ का जो भी लेन देन होता है वहाँ पर कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है और वो प्राइमा फेसाई ऑब्जेक्ट होता है उस व्यक्ति की प्रेजेंस को आने वाले वक्त के अंतर्गत कोर्ट के अंदर इंश्योर करना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूजुअली मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाएगा तो उस दौरान हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उस व्यक्ति को विद सिक्योरिटीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है या विदाउट सिक्योरिटीज़ भी हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। आमतौर पे सीआरपीसी में इंडिजेंट का भी प्रावधान दिया गया है। अब यहाँ पे जो अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आमतौर पे अपनी प्रेजेंस को शायद इंश्योर ना करवा पाए तो आमतौर पर आप उसके ऊपर सिक्योरिटी को इम्पोज कर सकते हैं। वो एक प्रकार का उसके लिए कोशिफ मेथड होता है। पहली बात,
दूसरी बात ये है कि जो अगर आपको लगता है कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, ये प्रॉपर ट्रायल में आपको कोऑपरेट करेगा, तो वहाँ पर विदाउट सिक्योरिटीज़ भी आप उस व्यक्ति को रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में एक बात का जिक्र और भी कहा गया है, और वो ये कहा गया है कि एक तरफ मान लीजिए कि कोर्ट आपको ज़मानत देने के लिए तैयार है और वो आपको ज़मानत दे भी देती है, लेकिन वो आपके ऊपर हैवी सिक्योरिटी को इम्पोज कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको ज़मानत दे तो रही है, लेकिन उस ज़मानत को आप इनकैश करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक वो सिक्योरिटीज़ या वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप पूरी करेंगे नहीं, तब तक जेलर आपको जेल से रिहा करेगा नहीं। तो यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा एक व्यक्ति की जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई होती है और मीनवाइल उसके ऊपर एक हैवी सिक्योरिटी को सारे फैक्ट और सारे सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करने के बावजूद भी अगर इम्पोज कर दिया जाता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपने ऐसे व्यक्तियों के लिए नेगेटिव बेल ग्रांट किया है, यानी कि कहने को तो वो बेल है, लेकिन वो बेल शायद प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स भी ना हो पाए। उसके बाद अगर हम दूसरे केस लॉज को देखते हैं तो ये आपको नजर आएगा सुनील फूलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR सन 2000। अब आमतौर पे यहाँ पे इस बारे में बात की गई है कि हम एक व्यक्ति जो फिलहाल अभी कानून की नज़रों में या तो सस्पेक्टेड है या तो अपराधी है, हम उसको इनोसेंट मानकर चलते हैं, और हम उसको तब तक मानकर चलते हैं जब तक कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन इस बात को प्रूफ ना कर दे कि दैट पर्सन हैज़ कमिटेड अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑफेंस। यानी कि जब तक अभियोजन उस व्यक्ति के ऊपर जुर्म को साबित नहीं कर देता, तो तब तक हम उस व्यक्ति को यही मानकर चलेंगे कि वो क्या है, इनोसेंट है। अब सवाल ये है कि उस इनोसेंट की कीमत कितने वक्त तक उसको जेल में रहकर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जहां पर ट्रायल कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से एक व्यक्ति को सजा हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील को फाइल करता है, तो कुछ केसेस में बहुत सारे ऐसे लोगों को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया है। लेकिन अगर हम उनके बिताए हुए कार्यकाल को देखें तो तब तक शायद 8 से 10 साल वो जेल के अंदर बिता चुके रहते हैं। तो आमतौर पे सुनील फूलचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है कि जब कभी भी आप किसी भी व्यक्ति की ज़मानत याचिका को मंजूर करते हैं, तो कोर्ट को एक चीज़ अपने दिमाग में बहुत ही क्लियर तरीके से रखने की ज़रूरत है कि आप ये मानकर चलिए कि दैट व्यक्ति इज़ फुल्ली इनोसेंट अंटिल प्रूवन इज गिल्टी। और जब आप उसको ज़मानत दे रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि आप उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि आप ये समझिए कि आप उसके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी होती है वो भी उसके मौलिक अधिकारों के ही दायरे में आती है। इसके अलावा आपका जो तीसरा केस लॉज है वो है आपका शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ये केस वो लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो इस वक्त एक्टिव प्रैक्टिस के अंदर होंगे। अगर आप 438 CRPC का देखते हैं या आप 439 CRPC का देखते हैं, तो जहां एक तरफ 438 बात करता है आपके एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, जहां पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दोनों के पास अधिकार है उस बेल एप्लीकेशन को इंटरटेन करने का, वहीं 439 भी आपकी रेगुलर बेल की बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, जब निचली अदालत से आपकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि आप अपनी बेल एप्लीकेशन को कहाँ पर मूव करेंगे? क्या कोर्ट ऑफ सेशन में मूव करेंगे? क्या आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में मूव करेंगे? अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपके पास विकल्प दोनों हैं, आइदर यू शुड मूव टू द कोर्ट ऑफ सेशन और शुड मूव टू द हाई कोर्ट, बट क्या आप दोनों जगहों पर बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? तो जवाब है इसका बिल्कुल नहीं। हालांकि यहाँ पर कहीं पे भी इनके सीक्वेंस को लेकर चर्चा नहीं की गई है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं आ सकते हैं या आपको कोर्ट ऑफ सेशन से ही आना पड़ता है, लेकिन जब कभी भी हम हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं डायरेक्टली, तो उनका सबसे पहला जवाब होता है कि मिस्टर काउंसिल, क्या आपने कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रोच किया है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो आप बताइए कि आखिर कौन सी ऐसी खास वजह है कि आपकी बेल एप्लीकेशन को इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली इंटरटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अगर आपकी जमानत याचिका यहाँ से खारिज हो गई तो आपके पास आमतौर पे जो विकल्प बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पे आमतौर पे
इस केस के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये बात आपको समझनी है कि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो किसी केस के अंदर अक्यूज्ड है, क्योंकि वो व्यक्ति तो जेल में रहता है और उसके घर वाले कुछ चालाकी बरतने के लिए क्या करते हैं, एक तरफ वो कोर्ट ऑफ सेशन में भी बेल एप्लीकेशन को मूव कर देते हैं, दूसरी तरफ वो हाई कोर्ट में भी मूव कर देते हैं और जो एफिडेविट उनकी तरफ से दिया जाता है उसमें उस फैक्ट को वो कंसील कर लेते हैं या छुपा लेते हैं। तो ये परंपरा बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने कोर्ट ऑफ सेशन में बेल एप्लीकेशन दाखिल कर दी और उसके बाद आपने हाई कोर्ट में दाखिल कर दी और आपको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी बेल एप्लीकेशन जो कोर्ट ऑफ सेशन में दाखिल हुई है उसके ऊपर सुनवाई हो, तो आपके पास वक्त है कि जब आपकी डेट हाई कोर्ट के अंदर लगे उससे पहले पहले या उस दिन आपके द्वारा जो दाखिल की गई पिटीशन है उसको आप क्या कर लें, विथड्रॉ कर लें। नहीं तो आमतौर पे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद आपका जो अगला केस है वो बेसिकली बात करता है प्रसाद श्रीकांत पुरोहित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेसिकली ये कोई नई बात नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि जब भी ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा किसी भी व्यक्ति की जमानत याचिका को मंजूर किया जाता है तो उस जमानत याचिका को मंजूर करने का आधार क्या है वो आपको देना पड़ेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरे में ये कहा गया है कि आमतौर पे आपको इन चीज़ों के बारे में भी अपने आप को इंश्योर करना पड़ेगा कि आखिर आपके द्वारा वो कौन कौन से मेथड्स या वो कौन कौन से प्रोसीजर ऑप्ट किए गए हैं जिस वजह से आप अपने आप को ये भरोसा दिलवा सकते हैं कि आने वाले वक्त में दैट पर्सन विल हैव टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स बिफोर यू ऑन योर कॉल। तो आमतौर पे यहाँ पे जब भी किसी भी व्यक्ति की ज़मानत याचिका को मंजूर किया जाता है तो आमतौर पे उससे बॉन्ड्स लिए जाते हैं, उससे श्योरिटीज़ ली जाती हैं, उससे सिक्योरिटीज़ सबमिट करवाई जाती हैं और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस को सेट किया जाता है कि लाइक आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे, आप यहाँ से रिलीज़ होने के बाद ना तो किसी एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश करेंगे, ना ही किसी विटनेस को थ्रेट करने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि कानून के रास्ते में अड़चन पैदा कर सके। इसके अलावा आपको ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि जो अगर इस व्यक्ति को ज़मानत पर छोड़ा तो इससे समाज के लोगों को किस प्रकार का खतरा पैदा हो सकता है या उस मुकदमे के अंदर जो विक्टिम्स हैं या जो विटनेसेस हैं उनको किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है और सबसे खास बात कि इस व्यक्ति का क्या आपराधिक इतिहास रहा है, इस व्यक्ति के ऊपर कौन से चार्जेस रहे हैं, क्या ये व्यक्ति जो चीज़ें बॉन्ड्स में लिखी गई हैं क्या उस सभी चीज़ों का कंप्लायंस करेगा या आने वाले वक्त में सरकारी वकील या विक्टिम की फैमिली की तरफ से इसके खिलाफ क्या होगा, बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को मूव ऑन किया जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यानी कि जो कैनन ऑफ बेल है वो एक तरफ एक व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट और मेंटेन करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि बेवजह किसी व्यक्ति की लिबर्टी को कर्टेल्ड ना किया जाए और कोर्ट का जो कार्य है वो भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। सो इट्स ऑल अबाउट the sum of few cases which is related to the bail provision under the concept of the Code of Criminal Procedure। आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर इसी तरीके से 4 से 5 अलग अलग सब्जेक्ट के केस लॉज का जिक्र आपके साथ किया जाएगा, जहां पे आपको सिर्फ एक तरफ केस का टाइटल ही समझने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर उस कोर्ट के अंदर या उस केस के अंदर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा क्या हेल्ड किया गया है या बेसिकली ये जो आपका केस लॉज है ये किस तरीके से आपके वेल सेटल्ड सेक्शंस को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।